गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज और इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। नॉर्मली जर्नल एंट्रीज इसी चैप्टर में से आती हैं और इसी चैप्टर की एंट्रीज सबसे ज्यादा ट्रिकी भी हैं। एडमिशन रिटायरमेंट की तो फिर भी इजी थी, ये भी हो तो जाएंगी, बट इसमें आपको काफी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझनी है और अच्छे से समझनी है। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो लेवल 1। मैं आपको कुछ लेवल्स करवाऊंगा एंट्रीज में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 1। फर्स्ट पॉइंट, when various assets are transferred from balance sheet to realization account. When various assets are transferred from balance sheet to realization account. अब बहुत ध्यान से समझना, आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, बैलेंस शीट आपको दी होती है क्वेश्चन में, राइट? इस साइड लायबिलिटीज होती है, इस साइड एसेट्स होते हैं। फिर जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो सन्ड्री एसेट्स को कहां लेके आते हैं? सन्ड्री एसेट्स को हम लेके आते हैं यहां डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, रियलाइजेशन का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, राइट? तो फिर सन्ड्री एसेट्स यहां क्यों आए डेबिट में? यहां का रूल तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, तो ये डाउट रह गया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। बेसिकली आपको बैलेंस शीट में से सारे एसेट्स हटाने हैं। क्यों हटाने हैं? बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो अब किस बात की बैलेंस शीट? सारे एसेट्स को हटा के रियलाइजेशन के अकाउंट में लाना है और यहां पे बेचेंगे। दोबारा सुनना मेरे वर्ड्स, बैलेंस शीट में से सारे एसेट्स को हटाना है, ठीक है, इस अकाउंट में लाना है और यहां पे सारे एसेट्स को बेचा जाएगा। अब आप बताओ एसेट्स का रूल क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं डेबिट, और जब उनको बुक्स में से हटा रहे हैं तो वो क्या होंगे? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। दोबारा सुनना, एसेट्स होते हैं डेबिट और जब बुक्स में से उनको हटा रहे हैं तो वो होंगे क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट। अब चेक कर लो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, तो रियलाइजेशन के डेबिट में होना चाहिए टू सन्ड्री एसेट्स, वही तो है, उसके डेबिट में है टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, तो रूल क्या है? एसेट्स को हटाया जा रहा है बुक्स में से, ठीक है, डिक्रीज इन एसेट। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज को भी बैलेंस शीट से हटाना है, और लायबिलिटीज वैसे कहां पे लाते हो? यहां लाते हो। अब लायबिलिटीज क्या होती है? वैसे क्रेडिट। अब जब बुक्स में से हटाएंगे डिक्रीज इन लायबिलिटी तो क्या होगा? डेबिट। तो यहां पे आ जाएगा सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रीजन क्या आएगा? लायबिलिटीज को हटा रहे हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट। ठीक है, अब चेक कर लो, यहां पे है सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में होना चाहिए बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, वही तो है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? सन्ड्री एसेट्स को भी हटाया जा रहा है बुक्स में से, सन्ड्री लायबिलिटीज को भी हटाया जा रहा है, इसीलिए वो इनसाइड्स पे आए। ठीक है, नेक्स्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। नंबर 3, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ब्रैकेट में लिखना जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब आप ये सोचो, रिजर्व्स और ये प्रॉफिट्स कहां जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में ये जाते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, तो यहां पे आता है बाय जनरल रिजर्व या फिर बाय P&L क्रेडिट बैलेंस, राइट? यहीं पे आता है, कैपिटल बढ़ती है और इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारी बढ़ेगी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। फॉर एग्जांपल अगर रिजर्व है तो जनरल रिजर्व टू ए टू बी, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ब्रैकेट में लिखो P&L डेबिट बैलेंस, P&L डेबिट बैलेंस, कॉमा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कॉमा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारे कहां पे होते हैं? एसेट्स वाली साइड पे। प्रॉफिट्स होते हैं लायबिलिटीज वाली साइड पे, और ये होते हैं एसेट्स वाली साइड पे। तो अगर आप लॉस को बांटोगे तो उससे कैपिटल कम होती है, वो यहां आता है, लॉस से कैपिटल कम होती है, और डिक्रीज इन कैपिटल कहां आता है? डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। और रीजन क्या होगा? लॉस से मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, राइट। जैसे मान लो P&L को बांट रहे हो तो इसकी एंट्री होनी चाहिए ए बी टू P&L, जो भी रेशियो है उसमें बांट देंगे, ठीक है। ये लॉस है, P&L डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट, लॉसेस से कैपिटल कम होती है डेबिट, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफरिंग प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ट्रांसफरिंग प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ब्रैकेट में लिखना IFR, IFR, कॉमा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कॉमा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, IFR, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप बताओ, जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं तो ये तीनों आइटम्स कहां जाती हैं? ये जाती हैं रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, यहां पे आती है ना बाय IFR, बाय प्रोविजन, ठीक है। एसेट्स यहां पे होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट भी यही होती है और डेटर्स भी यही होते हैं, और प्रोविजन उस साइड जाते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू रियलाइजेशन, रिजर्व्स खत्म कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं प्रोविजन डेबिट, चाहे डाउटफुल डेट्स का हो या डेप्रिसिएशन का हो, टू रियलाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू रियलाइजेशन, ठीक है। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, उसको खत्म कर रहे हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। क्लियर? आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर आगे करते हैं। अब आगे करेंगे, आप लोग लिखो पॉइंट नंबर 6, सेल ऑफ एसेट्स फॉर कैश, सेल ऑफ एसेट्स फॉर कैश, एसेट्स बिके स्लैश एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। अब मान लो आपकी मशीनरी सेल होती है, तो आप उसको कहां पे दिखाते हो? रियलाइजेशन में डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आती हैं इनकम्स। जब एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो यहां पे आते हैं और लायबिलिटीज यहां पे आती हैं, ठीक है। अब मान लो यहां पे मशीनरी है, जब सेल होगी तो कहां दिखाते हैं उसे? इनकम में, क्योंकि जब एसेट बिकता है तो हमारे लिए फायदा होगा, तो यहां पे आता है बाय बैंक या बाय कैश, ब्रैकेट में मशीनरी, राइट। तो देखो इसकी एंट्री क्या बन रही है? पैसे आए और फायदा हुआ, तो इसकी एंट्री होती है बैंक या फिर कैश टू रियलाइजेशन। रीजन क्या आएगा? जब एसेट्स सेल हुए तो पैसा आया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, कैश आ गया, और हमारे लिए इनकम, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब एक डाउट आता है कि सर हमने तो 11th में ये सीखा था
कि जब एसेट को खरीदते हैं तो एंट्री होती है एसेट टू कैश, बहुत ध्यान से देखना, और जब इसको सेल करते हैं तो एंट्री होती है कैश टू एसेट। हमने तो ये सीखा था कि सेल ऑफ एसेट पे ये एंट्री आती है, सेल ऑफ एसेट पे कैश टू एसेट। तो सर यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसका रीजन सोच पाओगे कि इस चैप्टर में कैश टू एसेट क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने सारे एसेट्स को पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, मतलब बुक्स में से हटा दिया था। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो हमने की थी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। हमने एसेट्स को बुक्स में से पहले ही हटा दिया, तो अब दोबारा कैसे हटाएंगे? एक बार हटा तो चुके हैं। पॉइंट क्या है, जब आपने एसेट्स को बुक्स में से हटा ही दिया, क्योंकि बिजनेस को बेच रहे हो, अब बैलेंस शीट है नहीं, एसेट को बुक्स में से हटा दिया, तो अब तो बुक्स में कोई एसेट है ही नहीं, तो दोबारा थोड़ी हटाओगे। अब आप ये दिखाओगे कि पैसा आ गया और इनकम होगी। समझ पा रहे हो? फर्स्ट पॉइंट में आपने एसेट्स को हटा दिया, तो अब दोबारा ये वाले पॉइंट नहीं आएगा, अब ये आएगा कि पैसा आ गया और इनकम आ गई। और यही तो करते थे आप, पूरा चैप्टर चेक कर लो, आपने हमेशा सेल ऑफ एसेट यहां पे दिखाया है, तो इसकी एंट्री क्या बन रही है? बैंक टू रियलाइजेशन। क्लियर? तो इसलिए ये वाली एंट्री नहीं होगी, कैश टू एसेट नहीं होगी। नेक्स्ट, एसेट्स टेकन बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ले गया हमारा एसेट, एसेट्स टेकन बाय अ पार्टनर, तो फ्री में तो देंगे नहीं हम उसको, हम उसकी कैपिटल में से काटेंगे। तो फर्म के लिए तो अभी भी इनकम है, तो फर्म यहाँ पे कैसे दिखाती है? बाय पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में जो भी नाम है एसेट का। तो इसकी एंट्री क्या बनी? यहां देखो, इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। रीजन, हम उसकी कैपिटल में से काटेंगे, वो हमारा एसेट ले गया, फ्री में नहीं देंगे, ठीक है, और हमारे लिए इनकम। अगर बाहर बिका तो भी इनकम, पार्टनर ले गया तो भी इनकम। हमने तो अपना एसेट बेचा ही है, ठीक है, पार्टनर को बेचा है, हमारे लिए इनकम और कैपिटल में से काट लेंगे। दोनों पॉइंट्स में फर्क क्या है? अगर बाहर बिका तो फॉर कैश है, तो यहाँ पे कैश आ गया, और अगर पार्टनर ले गया तो कैपिटल में से काट लेंगे। बट फिलहाल तो बिका है ना, फर्म के लिए तो इनकम नहीं है, राइट? यहाँ पे भी एसेट नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो फर्स्ट पॉइंट में ही हम राइट ऑफ कर चुके हैं, पहले ही बुक्स में से हटा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड, इसको हम कैसे करते थे? देखो, जब कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है, मतलब बुक्स में है ही नहीं, बुक्स में नहीं है, तो उसको यहां ट्रांसफर तो करते ही थे। जब बुक्स में ही नहीं है तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? उसको डायरेक्टली हम बेचते थे, तो यहां पे आएगा बाय बैंक, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट, राइट? तो इसकी एंट्री होगी, यहां देखो, इसकी एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। पैसे आ गए और इनकम आ गई, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन इनकम, बैंक या फिर कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। जब कोई एसेट है ही नहीं तो उसको रिकॉर्ड तो हमने किया ही नहीं, तो जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसको राइट ऑफ भी कैसे करोगे? डायरेक्टली आता था बैंक, ठीक है। यहां तक ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर। अब अनरिकॉर्डेड एसेट कोई पार्टनर ले गया तो क्या फ्री में दे दोगे? नहीं, उसी कैपिटल में से काटेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। रीजन, कैपिटल में से कट करेंगे और हमारे लिए इनकम, हमारा तो एसेट बिका है, हमारे लिए इनकम, ठीक है, लिख लो। तो अगर आप ध्यान से देखो, भले ही रिकॉर्डेड एसेट बिका या अनरिकॉर्डेड एसेट बिका, हम तो सेम ट्रीटमेंट रखते हैं बाय बैंक, पैसा आया, ठीक है, भले ही वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। और उसके बाद चेक करो, पार्टनर ले गया कोई एसेट, भले ही वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, पार्टनर ले गया तो सेम ट्रीटमेंट, पार्टनर से लेंगे और हमारे लिए इनकम, ठीक है।
तो बेसिकली रिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड एसेट में बस एक ही डिफरेंस है। रिकॉर्डेड एसेट पहले यहाँ पे लेके आते हैं, उसको राइट ऑफ किया जाता है, अनरिकॉर्डेड को नहीं लाते। दैट्स इट, फर्स्ट एंट्री का डिफरेंस है, बेचते टाइम तो सेम ट्रीटमेंट है। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। आप लिखो लायबिलिटीज पेड फॉर कैश। लायबिलिटीज पेड फॉर कैश। अगर आप लायबिलिटीज पे करते हो तो आपके लिए नुकसान है और पैसे गए, तो उसको रियलाइजेशन में कैसे दिखाया जाता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लायबिलिटीज को यहां ट्रांसफर किया जाता है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। जैसे मान लो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है। अब सपोज क्रेडिटर्स को आपने पे करा तो डेबिट में आते हैं सारे एक्सपेंस, तो यहां पे आता है टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, ठीक है, पे कर। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन टू बैंक या फिर कैश। रीजन, जब आप किसी लायबिलिटी को पे करते हो तो आपके लिए नुकसान है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और आपके पैसे गए, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। अब डाउट ये आएगा, सर 11th में तो हमने ये की थी, जब लायबिलिटी को पे करते हैं तो एंट्री होती है लायबिलिटी टू बैंक या लायबिलिटी टू कैश। रीजन, लायबिलिटी खत्म करते हैं और पैसे गए, बट यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? सेम रीजन। पॉइंट नंबर 2 देखो, जब आपने लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया था उसी टाइम बुक्स में से लायबिलिटीज खत्म कर दी थी। आई रिपीट, पॉइंट नंबर 2 में जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया था तो इसकी एंट्री आपने की थी सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। आपने यहीं पे अपनी लायबिलिटी को बुक्स में से हटा दिया था, तो जब आप एक बार बुक्स में से हटा चुके हो दोबारा कैसे हटा सकते हो? ठीक है, तो उसी टाइम बुक्स में से लायबिलिटी को हटा दिया था। अब हम बस इतना दिखाएंगे, हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमारा खर्चा है, नुकसान हो रहा है और पैसा गया। ठीक है, नेक्स्ट, लायबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर। लायबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर, अगर अभी आपके बिहाफ पे पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे कर दी तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पार्टनर को पे करोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली खर्चा तो फर्म का ही है, फिलहाल पार्टनर ने दिया बट हम उस पार्टनर को पे ऑफ कर देंगे, तो खर्चा किसका है? फर्म का। तो अब एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। रीजन, फर्म के लिए खर्चा है और हम उस पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे कि चलो आपने पे किया, हम आपको देते हैं, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो वही एसेट लेके जाता है तो उसकी कैपिटल में से कट करते हैं, और अगर वो हमारे बिहाफ पे कोई लायबिलिटी पे ऑफ करता है तो उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। राइट, वही किया। ठीक है, नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड ऑफ। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड ऑफ, अब मान लो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग और आपने पे किया, तो रियलाइजेशन में आता है टू बैंक, हमारे लिए तो खर्चा ही है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक या फिर कैश। फर्म के लिए खर्चा और पैसे गए, डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, बस फर्क इतना है, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना, तो इसको पहले यहां पे लाना ही नहीं है क्योंकि बुक्स में कभी थी ही नहीं, तो ट्रांसफर कैसे करोगे? ये डायरेक्टली पे ऑफ होगी, डायरेक्टली। ठीक है, इसको ट्रांसफर नहीं करना। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने पे करी हमारी लायबिलिटी तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पार्टनर को देंगे, तो खर्चा अल्टीमेटली किसका है? फर्म का। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म के लिए खर्चा, ठीक है, और हम उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। राइट, लिख लो।
से देखो, जब आप किसी लाइबिलिटी को पे कर रहे हो, भले ही वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, एंट्री सेम होगी। अगर आप किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो तो उसकी एंट्री सेम है, रियलाइजेशन टू बैंक, फर्म का खर्चा और पैसे गए। और अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, भले ही वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, तो भी सेम एंट्री है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, फर्म के लिए खर्चा और हम पार्टनर को देंगे। डिफरेंस कहां पे आता है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में, कि रिकॉर्डेड लाइबिलिटी को यहां लाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, अनरिकॉर्डेड को नहीं किया जाता। ठीक है, जब आप लाइबिलिटीज को लेके आते हो तो सिर्फ उनको लेके आओगे जो रिकॉर्डेड है, दैट्स इट, बस ये डिफरेंस है, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 14, पार्टनर्स लोन पेड ऑफ। आपने पार्टनर्स का लोन पे कर दिया। एक बात बताओ, अगर आपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है, इधर आता है बाय बैलेंस बीडी, सपोज 25,000। ठीक है, पार्टनर से लोन लिया हुआ है, आपके लिए लाइबिलिटी है। अब आप उसकी पेमेंट कर रहे हो तो कैसे करते हैं, यहां पे आता है टू बैंक, और रीजन क्या होता है, ये आपकी लाइबिलिटी होती है, और जब आप लोन को पे ऑफ करते हो तो अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहे हो, तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स लोन टू बैंक, और रीजन क्या होगा, लाइबिलिटी खत्म, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, और पैसे गए, डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट्स। अब मान लो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया और प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स किसमें बढ़ते हैं, पार्टनर्स में, उनकी रेशियो में। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रियलाइजेशन लॉसेस, इन केस ऑफ रियलाइजेशन लॉसेस। अब अगर अकाउंट में लॉस आया तो लॉस से कैपिटल कम होती है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, करेक्ट। अगर हम रियलाइजेशन का अकाउंट बनाते हैं, ये होती है इनकम वाली साइड, ये होती है एक्सपेंस वाली साइड। अगर इनकम वाली साइड बड़ी है तो यहां पे आता है प्रॉफिट, ठीक है, और वो प्रॉफिट किस में बढ़ते हैं फिर, ए और बी में। तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और वहां पे आता है लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस, और वो किसमें ट्रांसफर होता है, ए और बी में। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, करेक्ट। नेक्स्ट, कैश इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, कैश इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। अब बहुत ध्यान से देखना, सपोज आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, ए और बी के अकाउंट्स बनाए, ठीक है, और जब इसको क्लोज किया तो मान लो ए का बैलेंस आ रहा है इस साइड, ए का बैलेंस आ रहा है इस साइड, मतलब कैश लाएगा, उसकी कैपिटल कम पड़ गई और वो और पैसे इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, जब कोई पार्टनर कैश इंट्रोड्यूस करेगा तो बिजनेस में कैश आ गया, और वो किस नाम से लाता है पैसे, कैपिटल के नाम से, तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो इसकी एंट्री होती है बैंक और कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। रूल क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर कैश लाएगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन बाय पार्टनर, कैश विड्रॉन बाय पार्टनर। अब मान लो किसी पार्टनर का इस साइड बैलेंस ज्यादा है और इस साइड कम है, 20,000 वो पैसे घर लेके जाएगा, विड्रॉ करेगा, 20,000 वो विड्रॉ करेगा, मतलब घर लेके जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल
पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। रीजन, अब वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल कम हो रही है और बिजनेस के पैसे कम हो रहे हैं। अब वो पैसे लेके घर जाएगा तो बिजनेस में से कैश गया तो यहाँ पे टू बैंक नीचे। और जब कोई पार्टनर पैसे लाता है तो कैश आ गया तो इंक्रीज इन एसेट ऊपर। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज योर लेवल 1। लेवल 1 खत्म। ये एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। अब लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। आप लोग लिखो लेवल 2। फर्स्ट पॉइंट, एन एसेट टेकन बाय अ लाइबिलिटी। एन एसेट टेकन बाय अ लाइबिलिटी। मान लो कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, वो कोई एसेट ले गए, कैश नहीं लेके गए, कोई एसेट ले गए, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। मैंने आपको बताया था फुल फ्लेज क्वेश्चन में, मान लो यहाँ पे कोई लाइबिलिटी है क्रेडिटर और वो हमारा कोई एसेट ले गए, सपोज इन्वेस्टमेंट ले गए, ठीक है। अगर क्रेडिटर्स कोई एसेट लेके जाते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। रीजन, पैसे ना गए, क्योंकि क्रेडिटर्स को पे तो किया नहीं, तो पैसे ना गए और पैसे ना आए, ना कुछ गया ना कुछ आया, इसीलिए नो इम्पैक्ट। क्रेडिटर्स आपका एसेट उठा के ले गए, ठीक है, कैश ना आया ना गया, सो देयर इज नो इम्पैक्ट। तो इसका आंसर होगा नो एंट्री। आई होप आपको याद होगा ये। तो इन शॉर्ट, अगर कोई लाइबिलिटी को हम कैश की जगह कोई एसेट दे देते हैं तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, अ क्रेडिटर फॉर 30,000 accepted machinery valued at 28,000 in full settlement of his claim. A creditor for 30,000, कोई क्रेडिटर है 30,000 का, वो मशीनरी ले गया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। फिर से पैसे ना आए ना गए, क्रेडिटर को आपने मशीनरी दे दी, तो नो इम्पैक्ट। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो एंट्री, ठीक है। अब शायद कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि सर लाइबिलिटी 30 की थी, मशीनरी तो आपने 28 की दी है, तो जो बेनिफिट हुआ वो तो दिखाओ। 30 की लाइबिलिटी को 28 में सेटल कर दिया। यहां देखो, क्रेडिटर्स हैं 30,000 के और मशीनरी है 28 की, तो शायद आपको ये डाउट आएगा कि सर प्रॉफिट तो दिखाओ। प्रॉफिट नहीं दिखाना होगा, क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप एंड में आ जाएगा। सारी ट्रांजैक्शंस के साथ जो फाइनल प्रॉफिट और लॉस है वो अपने आप आएगा, आपको नहीं दिखाना, ठीक है। तो पैसे ना आए ना गए, इसीलिए नो इम्पैक्ट, राइट। पॉइंट नंबर 3, a creditor for 70,000 accepted 30,000 in cash and investment of 35,000 in full settlement of his claim. अब थोड़ा ध्यान से इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट। 70,000 के क्रेडिटर्स हैं, एक तो वो कैश ले गए 30,000 और एक तो वो इन्वेस्टमेंट ले गए कितने की 35,000 की, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट ले गए मतलब एसेट ले गए, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है, वो तो हमने अभी सीखा। लेकिन जिनको हमने पे किया उसकी तो एंट्री होगी। क्रेडिटर्स को जब आप पे करते हो वो तो आप दिखाते हो, यहां पे लिखते हो ना टू बैंक, तो जो कैश में डील हुए उसको दिखाएंगे, जो एसेट ले गए उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो कितना कैश पे किया हमने 30,000, उसकी एंट्री आएगी, वो हमारे लिए नुकसान और कैश गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक और टू कैश। कितना कैश पे किया 30,000, तो बस 30,000 का इंपैक्ट हम दिखाएंगे, ठीक है। एक्सपेंस और पैसे गए,
दोबारा सुनो, टोटल क्रेडिटर्स हैं 70,000 के, ठीक है। 30,000 हमने कैश दिया, बाकी की इन्वेस्टमेंट दी फुल सेटलमेंट में। जिस लाइबिलिटी को हमने एसेट दे दिया उसकी तो नो एंट्री, ठीक है, उसको तो भूल जाओ। लेकिन जो हमने पे करा उसमें तो कैश गया है ना, उसको दिखाएंगे रियलाइजेशन टू कैश, पैसे गए और आपके लिए नुकसान, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अभी आप ट्राई करना। क्रेडिटर्स वर्थ 40,000, क्रेडिटर्स वर्थ 40,000 took office equipment of 50,000, took office equipment of 50,000 and paid to the firm 10,000 and paid to the firm 10,000। बहुत ध्यान से सुनना। क्रेडिटर्स ऑफिस इक्विपमेंट ले गए, क्रेडिटर्स एसेट ले गए। अगर यहां लिखा होता इन फुल सेटलमेंट फिर तो बात खत्म थी। क्रेडिटर्स हमारे ऑफिस इक्विपमेंट को ले गए, पैसे ना आए ना गए, बट आगे कुछ और लिख दिया मैंने, एंड पे टू द फर्म 10,000। ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 40 के। इसका मतलब हमने उन्हें 40 देने थे, हमने ऑफिस इक्विपमेंट दे दी जो ज्यादा वैल्यू की थी, 50,000 की। 40,000 की लाइबिलिटी के लिए हमने 50 का सामान दे दिया, तो हमने उनको बोला 10,000 हमें कैश पकड़ा दो, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट में नहीं है। हमने उनको बोला 10,000 हमें दे दो, तो उन्होंने हमें पे करा 10,000, तो बेसिकली कैश आया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन। कितना कैश आया? 10,000, ठीक है। तो जो कैश आया वो दिखाएंगे बस, ठीक है। ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स से 40 के, यहां देखो क्रेडिटर्स 40 के, ऑफिस इक्विपमेंट थी 50 की। अगर ये ऑफिस इक्विपमेंट लेके जाते इन फुल सेटलमेंट तो बात यही खत्म हो जाती, बट हमने उनको बोला कि हमें 10,000 दो, क्योंकि आप हमारा महंगा एसेट लेके जा रहे हो, तो उन्होंने हमें 10,000 दिए, तो पैसे आ गए, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 5। आप लोग लिखो, अ मशीन which was not recorded in the books, a machine which was not recorded in the books was taken over by partner A, was taken over by partner A for rupees 3,000, for rupees 3,000, whereas its expected value, whereas its expected value was rupees 5,000, was rupees 5,000, ठीक है। एक मशीन थी जो बुक्स में नहीं थी, मतलब अनरिकॉर्डेड, उसे ए ले गया 3,000 में, तो हम कैसे दिखाते हैं? रियलाइजेशन में दिखाते हैं। ये होती है एक्सपेंस वाली साइड, ये होती है इनकम वाली साइड। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले गया तो हम इनकम में दिखाते हैं बाय ए, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट। कितने में ले गया? 3,000, ठीक है। आई रिपीट, कोई एसेट था अनरिकॉर्डेड, उसे ए ले गया 3,000 में, तो हम वहां पे दिखाते हैं। फ्री में तो देंगे नहीं, उसे कैपिटल से कट करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। उसकी कैपिटल से कितने लोगे? 3,000 में ले गया, तो उसकी कैपिटल से कट करेंगे और हमारे लिए इनकम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस 5,000 का क्या करना है? इस 5,000 का कुछ नहीं करना। देखो सीधी सी बात है, जितने में ले गया ना उसकी कैपिटल से उतना अमाउंट कट होगा। उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भले ही 5 थी या 1 थी, डजंट मैटर। आई रिपीट, एक्सपेक्टेड वैल्यू भले ही ज्यादा हो या कम हो, डजंट मैटर। जितने में डीलिंग हुई है पार्टनर के साथ उतने पैसे उसकी कैपिटल से काट लेंगे, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, ठीक है। तो अगर 3 में ले गया तो 3,000 उसकी कैपिटल से काट लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू भले ही 5 हो या 1 हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, firm had a debit balance of 27,000 in P&L account. Firm had three partners, X, Y, Z.
अब वो कह रहे हैं फर्म के P&L में 27,000 है। सबसे पहले तो ये सोचो ये प्रॉफिट है या लॉस। यहां लिखा है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस। तो बेसिकली ये लॉस है, और लॉस से कैपिटल कम होती है, और डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? डेबिट। तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, ठीक है। किस रेशियो में बांटना है? रेशियो तो गिवन नहीं है, तो मतलब इक्वल 1:1:1, ठीक है। तो अब इस लॉस को बांटना है पार्टनर्स में, उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो एंट्री होनी चाहिए XYZ टू P&L अकाउंट। कितना लॉस है? 27,000। इससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, और रेशियो क्या है? 1:1, तो 9,000 ईच। तीनों में 9,000 बढ़ जाएगा टू P&L अकाउंट, राइट, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है लॉस। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड 28,000। क्रेडिटर्स वर पेड 28,000 in full settlement of their account, in full settlement of their account of 30,000. Creditors were paid 28,000 in full settlement of their account of 30,000. ध्यान से सुनना, क्रेडिटर्स थे आपकी बुक्स में 30,000, हमने उन्हें पे कितना किया? पैसे दिए हैं, कितने पे दिए? 28,000 टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 28,000। तो आप बताओ कैश गया कितना? कैश गया 28, तो एंट्री भी कितने से दिखाएंगे? 28। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। कितने पैसे गए? 28,000। तो फर्म के लिए खर्चा और कैश गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 2,000 का प्रॉफिट नहीं दिखाना, ऑब्वियसली वो एंड में अपने आप आ जाते हैं, तो वो एंड रिजल्ट दिखाएंगे हम, राइट। एक एक एसेट या लायबिलिटी का प्रॉफिट एंड लॉस हम कभी नहीं दिखाते, एंड में फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं। तो हमने टोटल पे कितने किए? 28, तो बस उतना दिखाएंगे, राइट। नेक्स्ट, XYZ आर इक्वल पार्टनर्स। XYZ आर इक्वल पार्टनर्स। 1,000 shares were taken by partners. 1,000 shares were taken by partners in PSR, in profit sharing ratio, in profit sharing ratio at 15 per share, at the rate of 15 per share. चलो ध्यान से सुनना, हमारे पास 1,000 शेयर्स हैं, फर्म के पास 1,000 शेयर्स हैं, वो हम बाहर नहीं बेच रहे, पार्टनर्स को दे रहे हैं। 1,000 शेयर दे रहे हैं और एक शेयर की वैल्यू 15 लगाई है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1,000 इंटू 15, 15,000 के शेयर्स पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। फ्री में तो दोगे नहीं, उनकी कैपिटल से काटोगे, ठीक है। हर एक पार्टनर के अकाउंट से कितने कट होंगे? 15,000 के शेयर्स लेके जा रहे हैं तीन पार्टनर्स इक्वली, इक्वली मतलब 5,000 ईच। तो 5,000 एक्स में से काटो, 5 वाई में से, 5 जेड में से, तो उनकी कैपिटल कम करनी है। तो एंट्री क्या हो गई? एक्स वाई जेड टू रियलाइजेशन, ठीक है। रीजन फर्म के लिए इनकम है, फर्म का एसेट बिक रहा है, ठीक है, और कितने में? 5,000 ईच, तो उनकी कैपिटल से कट करेंगे 5,000 ईच। आई रिपीट, जब कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो यहां पे आप देखते हो ना बाय पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल से काटते हैं। बस डिफरेंस ये है, इस बार एक पार्टनर लेके नहीं जा रहा, तीन पार्टनर्स लेके जा रहे हैं इक्वली, तो तीनों की कैपिटल से काट लेंगे इक्वल अमाउंट। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 9। आप लोग लिखो, बिल्डिंग, बिल्डिंग ब्रैकेट में बुक वैल्यू 5 lakhs, बुक वैल्यू 5 lakhs, sold for rupees 8 lakhs, sold for rupees 8 lakhs through a broker, through a broker who charged 2% commission, who charged 2% commission। सबसे पहले इस पॉइंट को मार्क करो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका पहले मीनिंग समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक बिल्डिंग थी हमारी बुक्स में जो 5 lakhs की थी,
हमने उसको बेचा 8 लाख में और ब्रोकर के थ्रू बेचा और उसने 2% कमीशन ली, ठीक है। सबसे पहले तो रियलाइजेशन में सन्ड्री एसेट्स में बिल्डिंग है 5 लाख, इसको सेल किया 8 लाख में, तो पैसे आ गए और हमारे लिए इनकम। तो बाय बैंक ब्रैकेट में बिल्डिंग 8 लाख में सेल किया, ठीक है, पैसा आ गया और इनकम। तो फर्स्ट एंट्री तो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक तो पैसे आ गए और इनकम हो गई, आपका एसेट बिका, कितने में बिका? 8 लाख, ठीक है। प्रॉफिट तो अल्टीमेटली अपने आप आते हैं। आगे सुनो, अभी लिखना मत। अब हमने ब्रोकर को 2% कमीशन दी, उसने हमारी हेल्प करवाई और 2% कमीशन ले लिया, हमारे लिए खर्चा और पैसे गए, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। इस बार हमारे पैसे गए और हमारे लिए खर्चा और कैश गया। अब सोचने वाली बात यह है कि 2% कौन सी वैल्यू का, 5 लाख का या 8 लाख का? कमीशन हमेशा होती है सेल वैल्यू पे। आपने बिल्डिंग बेची कितनी थी? 8 लाख में, ठीक है। तो 8 लाख पे 2% कमीशन देनी पड़ेगी। तो 8 लाख का 2% कितना होता है? 8 लाख का 2% होता है 16,000। सो 16,000 की कमीशन देनी पड़ेगी। दोबारा सुनो, सबसे पहले आपने बिल्डिंग बेची, पैसा आया, फिर कमीशन दी, पैसा गया। अगर आप ध्यान से देखो अल्टीमेटली कितना पैसा आया? 8 लाख आए थे, जिसमें से 16,000 तो पे करने पड़े, तो अल्टीमेटली कितने आए? 784। तो आपको ये दोनों एंट्रीज नहीं दिखानी। मेरी प्रेफरेंस ये, मेरी गाइडेंस ये है कि एक एंट्री दिखाओ कि टोटल 784 आया। 8 लाख आए थे, 16,000 तो उसी टाइम आपने दे दिए, तो आपके हाथ में कितने आए? 784। तो हम डायरेक्टली एक एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन और हम बोलेंगे कि हमारे पास आ गए 784, ठीक है। कैसे आए 784? 8 लाख माइनस 16,000, ठीक है, और हम बोलेंगे पैसे आ गए और इनकम आ गई, ठीक है। तो मेरी गाइडेंस तो ये रहेगी आपको कि आपको 2 एंट्री नहीं करनी चाहिए, आपको डायरेक्टली एक एंट्री करनी चाहिए बैंक टू रियलाइजेशन, जो अल्टीमेटली पैसा आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, a customer whose account for rupees 10,000, a customer whose account for rupees 10,000 was written off as bad debt, in previous year paid 70%. I repeat, a customer whose account for 10,000 was written off as bad debt in previous year paid 70%. तो जो पैसे आपके डूब चुके थे, बैड डेट्स हो चुके थे, उसका 70% आ गया, जिसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बट डिसोल्यूशन में रूल्स क्या होते हैं? जब पैसे आते हैं आप डायरेक्टली इनकम दिखाते हो, तो यहां लिखोगे बाय बैंक, ब्रैकेट में बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रूल क्या होगा? पैसे आ गए, इंक्रीज इन एसेट, और हमारे लिए फायदा है इंक्रीज इन इनकम। लेकिन 10,000 नहीं आए, उसका 70% आया, मतलब 7,000, ठीक है। तो ये एंट्री करनी है आपको, बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं लिखना, आपको डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है कि पैसे आ गए और इनकम आ गई। आई होप समझ आ गया होगा। लिख लो। पॉइंट नंबर 11, partners loan of 6,000 was discharged at 5,700 अब मान लो आपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, आपके लिए लायबिलिटी है और लोन है 6,000 का, बाय बैलेंस बीटी 6,000, ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटी होती है क्रेडिट, आपके ऊपर लोन है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी होती है डेबिट। अगर आप पूरा अमाउंट पे कर देते हो तो यहां पे आएगा टू बैंक,
तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन टू बैंक। बट इस पॉइंट में क्या लिखा है, हमने पे तो किया बट 5700, हमने पे करे 5700, 6000 का लोन था और हमने 57 में सेटल कर दिया, तो मतलब 300 का हमें फायदा हुआ। और वो कहां जाता है, टू रियलाइजेशन 300, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, बाय पार्टनर्स लोन 300। आई रिपीट, 6000 का लोन था, हमने पे किए 5700, ठीक है, और उसको सेटल कर दिया, 300 का हमें हो गया फायदा, तो वो जाएगा रियलाइजेशन में। अब इसकी एंट्री ट्राई करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स लोन होगा डेबिट, रीजन लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिट। पैसे कितने गए, कैश गया 5700, डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट। बाकी 300 का हुआ प्रॉफिट, और वो कहां जाएगा, रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट 300, इंक्रीज इन इनकम। आई होप समझ आ गया होगा। 6000 की लाइबिलिटी खत्म कर दी 5700 में, और 300 का हो गया प्रॉफिट, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, और वो कहां जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट, पार्टनर्स लोन ऑफ 6000, फिर से 6000 का लोन है, वॉज डिस्चार्ज एट 6200। इस बार ज्यादा पे किए, 6000 के लोन के लिए आपने ज्यादा पे किए, तो इस बार नुकसान हो गया। तो ये कैसे होगा, यहां देखो, पार्टनर्स लोन 6000 की लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, आप पे कर रहे हो 6200, 200 का इंटरेस्ट भी हो सकता है, या ज्यादा पे कर रहे हो, रीजन कुछ भी हो। पैसे तो गए 6200, ठीक है, 200 जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो अब आपके लिए नुकसान है, और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, और वो लॉस कहां जाएगा, फिर से रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इस बार हो गया लॉस, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिट, और पैसे कितने गए 62। आई रिपीट, 6000 का लोन वेव ऑफ कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, 6000 का लोन खत्म कर रहे हैं, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, पैसे जा रहे हैं 6200, एसेट गया, 200 का नुकसान क्योंकि एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। सो ये आपका लेवल 2 भी खत्म हो गया। अब आज के लिए इतना ही, हमने 2 लेवल्स कर लिए, अब बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू।